हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 50 की उम्र में हमारा क्या माइंड सेट होता है उसके बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस के निकल जाते हैं तो हमारा सेपरेशन का जो बाद में इमोशनल फीडबैक होता है वो क्या होता है। हम अपने फाइनेंशियल प्लान्स के बारे में दोबारा चर्चा करेंगे कि इस एज में हमारे क्या फाइनेंशियल प्लान्स होने चाहिए, और हमें ये भी देखना होगा कि यहाँ पर हमें कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती है। और इसके साथ के साथ हम जरूर चेक करेंगे अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के भी कि इस एज में हमारे साथ कौन से हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे नए पॉडकास्ट में लेट्स टॉक एट द एज ऑफ 50s। आज हम बात करेंगे लेट्स टॉक एट 50s वाले पहले हमारे माइंड टॉपिक पे, और वो है हमारा माइंडसेट। दोस्तों, इस जगह हम एक माइंडसेट दिमाग में ले लेते हैं कि हम रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं या ओल्ड एज की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि क्योंकि हमारी शादियां 25 से 30 साल के बीच में होना, तो बच्चे होना, उनकी जिम्मेदारी निभाना, उनके स्कूल कॉलेजेस सब के लिए पूरा करना, ये पूरे हमारे 20 से 25 साल निकलते हैं हमारे बच्चों को और हमारे खुद के करियर को या हमारे खुद के परिवार को सेटल और सेट करने में। और जब वो यहाँ होते आते आते पहुंचते पहुंचते हो जाता है तो हम अपने आप को एक तरह से सेटिस्फाइड मान करके कंप्लीट कर लेते हैं कि हाँ ये हो गया। सच ये नहीं है, ये हमारे पर थोपा गया हुआ आधा अधूरा सच है। सच ये है कि हम यहाँ पर हकीकत में आजाद हुए हैं उन सामाजिक जिम्मेदारियों को जो हमें निभानी थी, जो हमने बहुत बहुत बखूबी निभाई, और हमने हमारे करियर को भी बखूबी तरीके से यहाँ तक पहुंचाया। सच तो है कि यहाँ से 10 से 15 साल की एक ऐसी जिंदगी शुरू हुई है जिसको हम एक्टिवली जिए, हम वो चीजों के वो अनुभवों को ले सकते हैं या उन चीजों को फील कर सकते हैं जिसके लिए हमने यहाँ तक आने की मेहनत की। वो क्या क्या हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं, ये मेरे अगले पॉडकास्ट में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा कि हम बूढ़े नहीं हुए हैं, ना बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, ना हम रिटायर हुए हैं, ना रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम एक नई जिंदगी की नई पारी की बचपन से शुरुआत कर रहे हैं जिसकी उम्र अभी 10 से 15 साल बड़ी आसानी से है। वो कैसे है, कब है और कैसे उसको जिंदा किया जा सकता है, वो कैसे जिया जा सकता है, वो आने वाले पॉडकास्ट में आपसे शेयर करूँ। दोस्तों, तीसरा जो मुद्दा एट 50s के एज में जो होता है वो होता है हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। निश्चित रूप से मान लीजिए यहाँ तक आप आए हैं तो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई छोटे भाई हो सकते हैं, बहनें हो सकती हैं, परिवार के अनेक लोग अनेक सदस्य आपके साथ हो सकते हैं। बहुत से ऐसे बुजुर्ग या आपसे सीनियर हैं जो शायद उम्र के उस पड़ाव में जहाँ उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से आपका साथ चाहिए। वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर उनको किसी न किसी मदद की, किसी न किसी राय की, किसी न किसी सलाह की और किसी न किसी बातचीत करने वाली उस व्यक्तित्व की या व्यक्ति की आवश्यकता है। तो आपको वो जिम्मेदारी भी निभानी है। आपको अपने हम उम्र साथियों, दोस्तों, परिवार के सदस्य, भाई बहन जो भी हैं, उनके साथ सलाह मशवरा भी करना है, वो राय देनी भी है और अपनी किसी परिस्थिति में राय लेनी भी है। आप ही के परिवार के छोटे बड़े बच्चों को, सदस्यों को जो आपसे छोटे हैं, उनको भी आपसे कोई ना कोई उम्मीद होती है। निश्चित मान लिया जाएगा कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आसानी से जिंदगी में नहीं पहुंचे होंगे। बहुत चीजें आपने देखी है, अनुभव है, और आप उन पे एक तार्किक दिमाग या सोच रखते हैं तो आपसे राय भी ली जाए, आपको इन्वॉल्व भी किया जाए। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? निश्चित रूप से जो हमारा अनुभव, उससे हमें भावनात्मक रूप से, लॉजिकली जिसको बोलते हैं, उससे अब परिवार की परिस्थितियां समझ के क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है वो सलाह दी भी जा सकती है और ली भी जा सकती है। तो जो फैमिली के साथ आपकी जो कनेक्शन और बॉन्डिंग है, उनको टेस्टिंग का टाइम यही होता है। और यहाँ पर लिए गए निर्णय आगे के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा सबक कह दीजिए या बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक बनते हैं। क्योंकि आपके सीनियर, आपके बुजुर्ग आपके लिए साथ हैं, तो उनको संभालना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे कर सकते हैं, अगले पॉडकास्ट में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे बॉडी एंड माइंड। सच्चाई यह है कि उम्र के इस पड़ाव में शरीर कमजोर है और
माइंड मैच्योर है। दोनों का तालमेल नहीं बैठता क्योंकि इतने सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे होते हैं कि एक दूसरे को समझ नहीं पाते। महिलाओं के अपने चैलेंजेस हैं, पुरुषों की अपनी बाध्यता है। तो ये क्या सबसे अच्छा तरीका है? सबसे पहले तो एक दूसरे को समझने की कोशिश, और अगर समझ नहीं पा रहे हो तो फिर समझने का प्रयास भी मत करिए, फिर सहयोग करें, क्योंकि मैच्योर दिमाग समझने के लिए भी तैयार नहीं होता। तो अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर के एक दूसरे की मदद करें, सपोर्ट करें उसको, और पूर्ण रूप से किसी भी परिस्थिति में अगर हम हैं तो जांच अवश्य कराएं, जानने की कोशिश करें कि क्यों हो रहा है। स्वाभाविक है होना इस उम्र में, और अगर पता लग जाता है कि इसलिए हो रहा है तो उस पर काम करना शुरू करें। यहीं से आप अपना शरीर दोबारा से तैयार करोगे, आगे की पारी बहुत अच्छी चलने वाली है। तो नित्य रोजाना की कोई एक्टिविटी डाल लीजिए, कोई एक्सरसाइज डाल लीजिए, कुछ भी ऐसा करते रहिए जो आपको क्रिएटिव बनाए रखे, हेल्दी बनाए रखे। तो क्रिएटिव बनाए रखें और हेल्दी भी रखें, क्योंकि माइंड बॉडी सोल अगर आपकी सारी मिलके अच्छे से चलेगी तो आगे की नींद आप बहुत अच्छे से चलाना। और एक चीज, सप्लीमेंट जरूर लीजिए इस एज में, क्योंकि आपके शरीर में से इतने ज्यादा मिनरल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस कारण से आपके स्वभाव में, आपके शरीर में परिवर्तन आ। तो अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर के एक प्रॉपर सप्लीमेंट गाइड किट जरूर लो और उसको फॉलो करो। अगर आप इसको करते हैं तो हेल्दी रहने वाले। आज हम हमारे जो दूसरा टॉपिक है ओल्ड एज का, उस पर बात कर रहे हैं, और वो है इमोशंस, या मैं कहूँ सेपरेशन फ्रॉम किड्स। 50s के एज में आके अक्सर हमारे जो बच्चे हैं वो कॉलेजेस या मैं कहूँ या तो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं या ग्रेजुएशन के लिए जा रहे होते हैं, या 100 बातों की एक बात है कि वो हमारे घर से दूर किसी पीजी में या किसी दूसरे शहर में रहने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे में हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले रहना या हो जाना एक स्वाभाविक सी बात है, और यही सबसे बड़ा इमोशनल सेटबैक हमारे साथ होता है। बीइंग ए फादर एक अलग तरह की सिचुएशन होती है, क्योंकि आपको बहुत मजबूती दिखानी होती है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह फैक्चुअल चीज़ों के साथ चलना होता है, और मदर को बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स और जो बहुत सारे फीडबैक आते हैं उनको बैलेंस करना होता है। यही वो एज है जहाँ पर हमारे को एक दूसरे को संभालना होता है, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति इतने अलर्ट हो जाते हैं कि हर चीज में बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, बहुत सावधानी बरतते हैं, और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम काफी कंफर्टेबल हैं, लेकिन इसका होता उल्टा है। इस सिचुएशन से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस एज में जितना हो सके आपस में बातचीत करें, चीजों को डिस्कस करें और अपने बच्चे से कनेक्शन में रहें, क्योंकि बच्चे के लिए भी आपका घर छोड़ के जाना और आपकी हर छोटी बड़ी चीजों को मिस करना एक स्वाभाविक सी परंपरा है, प्रक्रिया है, और उस चीज से वो बच्चा भी या बच्ची भी गुजर रही होती है। तो जो इमोशनल बॉन्डिंग की बात है, उसके लिए आपको इस समय अपने एक दूसरे हस्बैंड वाइफ को सहारा देने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, और हो सके तो थोड़ा घर से बाहर निकल के नई आबो हवा में रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ आपकी बहुत सारी यादें हैं उस बच्चे से जुड़ी हुई, जो आपको हर 2 मिनट 3 मिनट बाद में याद आएंगी और आपको और झकझोर देंगी। उससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ अपनों के साथ बिताएं, कुछ अपने माहौल में बिताएं, जरूर आप एक अच्छे इंसान के लिए अग्रसर हो जाएं। नेक्स्ट का आखिरी टॉपिक आ गया दोस्तों, और वो है फिस्कल प्लान्स, यानी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग। इस पड़ाव में आप जहाँ पहुंचे हैं वहाँ पर आपका एक बहुत बड़ी सेविंग और बहुत बड़ा आपके इनकम का पार्ट खर्च हो चुका है अपने बच्चों की पढ़ाई पे, अपने घर पे, या अपने ऐसे एक्सपेंसेस पे जो आपको इस समय करने होंगे। तो ऐसे में आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप इस समय ना इनकम बढ़ा सकते हैं, ना इनकम के लिए कोई बहुत ज़्यादा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। किया क्या जाए? निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपके बच्चे कॉलेज के उस पड़ाव में जहाँ 1 से 2 साल अभी और पैसा लगना है, तो सबसे पहली सलाह तो ये है कि आप अपने सेविंग्स को थोड़ा बैलेंस करके खर्च करें। अगर आपका बच्चा किसी कॉलेज में जा रहा है तो मैं जरूर सलाह दूंगा कि उसके लिए छोटा सा कोई एजुकेशन लोन लेके उसको थोड़ी जिम्मेदारी आप डाल दीजिए, ताकि उस बच्चे को या बच्ची को एहसास हो कि अगर उसने ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेनी है तो इस लोन की किस्त या उस लोन को चुकाने के लिए उस बच्चे को कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एक जिम्मेदारी के भाव में जरूरी है।
और अगर आप अपनी सेविंग्स में से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको थोड़ा आप बैलेंस करके थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स पे रखें। आपकी अपनी इनकम है उसको टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा और इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके लिए अभी और एक लंबी जर्नी पूरी करनी है। कोशिश कीजिए कि कोई बड़े एक्सपेंसेस या बड़ी ईएमआईज या बड़े लोन्स के जाल में अपना पड़े, इन केस पर आप सबसे अच्छा तरीका तो मैं हमेशा मानता आया हूँ कि आप एक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते रहिए जहाँ आपको ग्रोथ मिलती हो। महिलाएं गोल्ड में भी कर सकती हैं, छोटे प्रॉपर्टी एसेट्स में भी कर सकती हैं, जो आपको ठीक लगता है कि जहाँ आपको लगता है कि इस इन्वेस्टमेंट को करने से पैसा आएगा या कुछ बढ़ के आएगा, तो एक दोबारा कीजिए इससे। क्योंकि यहाँ हेल्थ और बहुत सारे इश्यूज को लेकर आपके रेगुलर खर्चे भी आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे इंश्योरेंसेस भी लीजिए कि अगर किसी तकलीफ में आप जाएं तो वो इंश्योरेंसेस मदद करते हैं। सारी कोशिशें कीजिए आपके फिस्कल्स एंड बजट्स जरूर बैलेंस हो।